पाठ पढ़ रहे हैं चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुज पाठ में कल हम लोगों ने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज। इस समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा था आयत। इसी समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा था वर्ग, और इसी समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा था समलग्न सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोगों ने पढ़ा था समलंब चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक आकृति और डिस्कस की थी, उस आकृति का नाम है पतंग। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर प्रश्न करेंगे। इसी पर क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न करने से पहले एक बार जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर होती है। नहीं होती है ना? चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष, ये सारी चीजें होती हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर होती हैं। आयत में नया चीज क्या हो जाता है कि ये जो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर तो होती हैं, इसमें जो शीर्ष कोण होता है वो कितना होता है? 90 अंश। यानी संगत भुजाओं के बीच जो कोण बनता है वो क्या होता है? 90 अंश। वर्ग में क्या नई चीज आ जाती है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और संगत कोण क्या होता है? 90 अंश। सम चतुर्भुज में क्या होता है? इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें संगत कोण क्या होता है? 90 अंश नहीं होता है। इसमें भी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में हमने देखा था कि इसकी चारों भुजाएं समांतर नहीं होती। कितनी भुजाएं समांतर होती हैं? 2 भुजाएं। कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं। और इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, पतंग वाले में संगत भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, इसके संगत ये भुजा, इसके संगत ये भुजा, तो संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए। है एक प्रश्न है, इसमें ये चित्र है। ठीक है, ए बी सी डी, और उसके चतुर्भुज के अंदर एक कोण, एक बिंदु है एस और क्यू, और इस डीसी भुजा पर एक बिंदु है टी, ये वाला, और ये बाहर बिंदु है आर, और उधर बाहर बिंदु है पी। प्रश्न पूछा है कि कितनी भुजाएं हैं इस चतुर्भुज में, कितनी भुजाएं हैं, कितने अंतःकोण हैं। तीसरा है सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं, और अगला है संगत भुजाओं के, संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं। फिर कह रहा है कितने विकर्ण हैं। फिर ए बी, बी सी, सी डी और डी ए में कोई विकर्ण है, और कितने शीर्ष हैं। यही हमारा क्या है? प्रश्न है। तो हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। कौन सा चतुर्भुज है? ए बी सी डी, यही चतुर्भुज है हमारा। ठीक है, तो इस चतुर्भुज में हमसे पूछ रहा है, कितने प्रश्न पूछ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। सातों प्रश्न के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोगों ने चतुर्भुज पढ़ा था
तो वहां पर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं इसका जिक्र हम लोग किए हैं। चतुर्भुज में कोई भी चतुर्भुज हो, उस चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं बताइए? कितनी भुजाएं होती हैं? 4। जान रहे हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। पंचभुज होगा तो 5 भुजाएं। जितने उस त्रिभुज का जो नाम रहेगा, चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं, त्रिभुज है तो 3 भुजाएं। ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको। दूसरा हम लोगों ने अंतःकोण के बारे में भी पढ़ा था। ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में अंतःकोण कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4। वेरी गुड। चूंकि अंतःकोण कैसे बनता था? संलग्न भुजाओं के बीच जो कोण बनता था उसी को हम लोग क्या कहे थे? अंतःकोण। तो एक अंतःकोण यहां बना और एक अंतःकोण यहां बना, एक अंतःकोण यहां बना और एक अंतःकोण यहां बना। जितने शीर्ष रहते हैं उतने अंतःकोण बनते हैं। अंतःकोण कैसे बनते हैं? संलग्न भुजाओं के बीच जो कोण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःकोण। तो 2 संलग्न भुजाएं यहां हुई, एक कोण यहां बना, एक कोण यहां, एक कोण यहां, एक कोण यहां। तो इसका भी आंसर कितना होगा? 4। ठीक है। अब देखिए सम्मुख कोणों के युग्म। सम्मुख कोण किसको कहते हैं? सम्मुख कोण। सम्मुख का भी हमने उदाहरण लिया था। इस कमरे के सम्मुख वो है, इसके सम्मुख कौन सा कोण है? बी। और इसके सम्मुख कौन सा कोण है? सी। ठीक है। यानी डी के सामने बी और सी के सामने ए। तो हमसे पूछा सम्मुख कोणों को युग्म। युग्म माने क्या हुआ? 2। युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। तो अगर सम्मुख कोण का हम जोड़ा ले तो 2-2 का जोड़ा बनके कितने कोण हुए? 4। अगर हम कह दें कि एक पुरुष, 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। ठीक है। ठीक है। एक पुरुष एक महिला मिलकर के जोड़ा बनाते हैं, यानी एक पुरुष हो गया और एक महिला हो गई तो क्या बन गया? जोड़ा। जोड़ा मतलब जिसे ना कहते हैं शादी विवाह होता है ना, कहते हैं जोड़ा सलामत रहे, कहते हैं ना। तो जोड़ा कहते हैं जोड़ा सलामत रहे। जोड़े में कितने लोग रहते हैं? 1 लोग रहते हैं कि 2 लोग रहते हैं? 2 लोग। तो यहां पर एक पुरुष एक महिला मिलके एक जोड़ा बना और एक पुरुष और एक महिला मिलके जोड़ा दूसरा बना। ठीक है। 2 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर कितने जोड़ा बनाए? कितने जोड़ा बना? 2। उनसे कितने जोड़े बने? 2। अगर हम कहें कि कितने लोग हैं तो क्या कहेंगे? 4। लेकिन अगर हम पूछे कितने जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं तो क्या कहेंगे? 2। तो यहां पर क्या है? सम्मुख कोणों के युग्म, यानी सम्मुख कोणों का कितना जोड़ा है? तो क्या उत्तर आएगा? 2। कोण 4 है लेकिन जोड़ा कितना है? 2। बात समझ में आई? 2 जोड़े हैं यहां पर। ठीक है। अब संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं? यानी भुजाओं का जोड़ा कितना है? फिर वही बात, इसको मिटा दें। जोड़ा, इस भुजा और इस भुजा को लेके कितना जोड़ा बना? एक जोड़ा यहां बना। ये भुजा और एक भुजा लेकर संलग्न भुजा है ना, तो संलग्न भुजाएं जो सटी हुई भुजाएं रहती है उसी को तो कहते हैं। तो एक जोड़ा यहां बना और ये जो संलग्न भुजाएं हैं इनसे दूसरा जोड़ा यहां बना और इनसे मिलके ये तीसरा जोड़ा यहां बना और इस भुजा और इस भुजा को लेके चौथा जोड़ा यहां बना। तो टोटल कितने जोड़े हो गए? 4। ये बात समझ में आई? यहां पर जोड़ों की बात है तो एक जोड़ा यहां से बना भुजाओं का, संलग्न भुजाओं का,
संलग्न भुजाओं का मतलब दो भुजाएं मिलेंगी तब ना एक जोड़ा बनेगा। एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना और एक जोड़ा यहाँ बना। ठीक है। अब कितने विकर्ण हैं? विकर्ण कैसे बनता है? विकर्ण का मतलब इसके ठीक सामने की भुजा को मिला दीजिए, एक विकर्ण ये हो गया, और इसके ठीक सामने की भुजा को मिला दीजिए, अरे सॉरी, डी शीर्ष के सम्मुख शीर्ष को मिला दीजिए तो एक विकर्ण ये बना, और ए के ठीक सम्मुख शीर्ष को मिला दीजिए तो एक विकर्ण ये बना। टोटल कितने विकर्ण हो गए? दो विकर्ण। कितने विकर्ण? दो। तो विकर्ण दो, ये तो याद भी करने वाली बात है कि जो हमारा चतुर्भुज है उस चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो क्या कहेंगे? दो। ठीक है। क्या ए बी, बी सी, सी डी, डी ए में कोई विकर्ण है? ए बी क्या है बताइए? इसमें ए बी कहां है? ए बी ये विकर्ण है? बताइए, विकर्ण है? ये तो भुजा है, तो ये विकर्ण है या नहीं है? और क्या है? बी सी, बी सी कहां है भैया? बी और सी है, सब मिटा देना, सब झूठा भीड़ बना रहा है। बी सी ये विकर्ण है? ये भी विकर्ण नहीं, ये तो भुजा है। विकर्ण तो तब होगा जब एक शीर्ष से दूसरे ठीक सामने के शीर्ष को मिलाएंगे, इस शीर्ष से इसको मिलाएंगे तो एक ये होगा विकर्ण, इस शीर्ष से इसके विपरीत वाले शीर्ष को यानी सम्मुख वाले को मिलाएंगे तो ये बनेगा विकर्ण। और सीडी विकर्ण है, सीडी ये विकर्ण है? ये भी विकर्ण नहीं है। और डी ये विकर्ण है? ये भी विकर्ण नहीं है। तो जो ये दिया है इसमें कोई विकर्ण है? तो आंसर होगा नहीं। विकर्ण हमारा कौन कौन है? विकर्ण क्या है बताइए? ए सी और डी बी, यही दो विकर्ण है हमारे। ठीक है। अब देखिए इसमें पूछता है कितने शीर्ष हैं, तो ये भी तो बता सकते हैं। कोई चतुर्भुज है उसमें कितने शीर्ष होते हैं? चार। एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष और चार शीर्ष। ठीक है। इसी चित्र पे और भी प्रश्न हैं अभी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? कितनी भुजाएं? चार। अंतःकोण कितने? एक अंतःकोण, दो अंतःकोण, तीन अंतःकोण, चार अंतःकोण। सम्मुख कोणों के युग्म, युग्म माने जोड़ा, इसके ठीक सामने का ये, तो एक जोड़ा ये बना दिया, एक जोड़ा ये बना दिया, यही हुआ। कौन कौन हो गया? कोण ए और कोण सी, ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, और दूसरा कोण डी और कोण बी। ठीक है, दो जोड़े हो गए। ठीक। संलग्न भुजाओं के जोड़े, एक भुजा का जोड़ा, ये भुजा और ये भुजा मिलकर एक जोड़ा, ये जो दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा, चार जोड़ा। कितने विकर्ण? विकर्ण का मतलब एक शीर्ष से सामने के शीर्ष को मिला दीजिए, सम्मुख शीर्ष को। एक विकर्ण हो गया। दो विकर्ण है कौन कौन? ए सी और डी बी, ए सी और डी बी। ठीक है। और ये सब विकर्ण तो है ना, ये सब सभी क्या है? भुजाएं हैं। भुजाएं दिया है। कितने शीर्ष हैं? चार। तो इसी पर कुछ प्रश्न और किया जाए कि उपर्युक्त आकृति दिया है। ठीक है। उसमें कह रहा है क्यू किस क्षेत्र में स्थित है, यानी अंतः क्षेत्र में, वाय क्षेत्र में, किसमें स्थित है? आर किसमें क्षेत्र है? देखिए डॉट डॉट है। और टी किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक। एक प्रश्न है ये। और अगला प्रश्न है किसी चतुर्भुज से संबंधित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो डॉट 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 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। कौन कौन से शीर्ष हैं जिनको मिलाने से विकर्ण बनता है? और अगला है शीर्ष ए और कौन सा विकर्ण मिला, शीर्ष मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा। अगला है शीर्ष डी और खाली स्थान है, कौन सा शीर्ष मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा। अगला चतुर्भुज का एक विकर्ण इसको कितने त्रिभुज में बांटता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक तरफ से देखें, जब हम लोगों ने चतुर्भुज पढ़ा था तो उसमें
दो क्षेत्र के बारे में हमने जिक्र किया था, एक था अंतः क्षेत्र और एक था बहिर्क्षेत्र था, या इसको कहते हैं बाह्य क्षेत्र। बाह्य, ठीक है। तो अंतः क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र होता है जो चतुर्भुज के अंदर स्थित होता है। हमने इसको लाइनिंग खींच के भी बताया था, कुछ याद आ रहा है? चतुर्भुज के अंदर जो बिंदु रहेगा उसको अंतः बिंदु कहेंगे या अंतः क्षेत्र कहेंगे, और चतुर्भुज के बाहर जो क्षेत्र रहेगा उसको बाह्य क्षेत्र कहेंगे या बाह्य बिंदु कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्यू के बारे में पूछ रहा है हमसे, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो क्यू किस क्षेत्र में आएगा? डट 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 है, इसमें आप भरना है। अंतः क्षेत्र होगा या बहिर्क्षेत्र होगा? क्यू क्यू कहाँ है? यहाँ है। तो कौन सा क्षेत्र होगा? अंतः क्षेत्र। समझ में आ रहा होगा? क्यू जो है वो चतुर्भुज के अंदर स्थित है, इसका मतलब वो किस क्षेत्र में है? अंतः क्षेत्र में। आर के बारे में बात किया जाए, आर कहाँ है? यहाँ है। किस क्षेत्र में है? बाह्य क्षेत्र है, या इसी को हम लोग कहते हैं बहिर्क्षेत्र, ठीक है। टी के बारे में बात किया जाए, टी कहाँ है? बताइए, अंदर है कि बाहर है? कहाँ बाहर है? कहाँ है? बाहर है। अंदर भी कहाँ है? ये भुजा पर है, न तो अंदर है न तो बाहर, न तो अंतः क्षेत्र न तो बाह्य क्षेत्र। कहाँ है? भुजा पर है, भुजा पर स्थित बिंदु है ना? ये भुजा पर है ना? और आर के बाद पी के बारे में बात किया जाए तब पी कौन सा बिंदु है? बहिर्बिंदु। कौन सा बिंदु है? बहिर्बिंदु, ठीक है। तो हम लोगों ने अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र या अंतः बिंदु और बाह्य बिंदु के बारे में देख लिया। फिर से बोले, क्यू कहाँ है? अंतः बिंदु। यस कहाँ है? अंतः बिंदु। टी कहाँ है? न तो अंदर न तो बाहर, भुजा पर। आर कहाँ है? बाह्य बिंदु। पी कहाँ है? बाह्य बिंदु। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, जो हम लोग पढ़े हैं बस वही है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। है क्या कुछ बाहर? कुछ बाहर मिल रहा है? अब यहां पर हमको विकर्ण के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? विकर्ण के बारे में। विकर्ण क्या होता है? कौन से शीर्ष होते हैं जिनको मिलाते हैं तो विकर्ण बनता है? कौन से शीर्ष होते हैं? सम्मुख शीर्ष। कौन से शीर्ष? इसका सम्मुख कौन सा है? ये। तो इन दोनों को मिलाए तो विकर्ण बना। इसका ए का सम्मुख कौन सा है? सी। तो ए और सी को मिला दिए तो एक विकर्ण बना। डी का सम्मुख कौन सा है? बी। तो जो विकर्ण बनता है वो विकर्ण कैसे बनता है? विकर्ण जो है किसी चतुर्भुज का जब सम्मुख शीर्ष को मिला देंगे तो वही क्या बना देगा? विकर्ण। क्या बना देगा? विकर्ण, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न वही विकर्ण का ही है। शीर्ष ए को किस शीर्ष से मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा? शीर्ष ए को किस शीर्ष से मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा? सी से। वेरी गुड। शीर्ष सी से, है ना? इसके सम्मुख शीर्ष से। अब शीर्ष डी को इस शीर्ष को किस शीर्ष से मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा? बी। समझ में आ रहा है ना? शीर्ष बी से मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? विकर्ण का एक और प्रश्न है, देखिए उस पे हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था, ठीक है।
लेकिन उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको मान लीजिए हमने मिटा दिया, ठीक है, इसको भी हमने मिटा दिया, ठीक है। अब सब मिटा दे, ये बिंदु वाला काम तो खत्म हो गया, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, एक विकर्ण, कितने विकर्ण की बात कर रहा है, एक विकर्ण। कोई एक विकर्ण जो है चतुर्भुज को कितने त्रिभुज में बांटता है, कोई एक विकर्ण जो है इस चतुर्भुज को, इसे यानी किसको, चतुर्भुज को कितने विकर्ण में, कितने त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक विकर्ण बनाइए, कौन सा बनाए, ये वाला बनाए या ये वाला, बताइए। ए को सी से मिलाकर बनाए या डी को बी से मिलाकर, किसको मिलाए, ए सी को। चलिए ए और सी को मिला दिया हमने, ठीक, हमने एक विकर्ण खींच दिया। तो ये जो विकर्ण है ये चतुर्भुज को कितने त्रिभुज में बांट दिया, कितने में, दो। आराम से पता चल गया, क्या उत्तर है, दो त्रिभुज। कहां से, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया, बन गया कि नहीं। तो वही था कि एक विकर्ण जो है चतुर्भुज को कितने त्रिभुज में बांटेगा, ठीक है, कितना, दो। अगर एक और विकर्ण बना दिए तब कितने त्रिभुज बन गए, अब एक, दो, तीन और चार। बात समझ में आ गई। तो एक नई चीज हमने सीखा कि जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का विकर्ण जो है उसको दो बराबर, बराबर नहीं, दो त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है। दोनों विकर्ण एक दूसरे चतुर्भुज को कितने त्रिभुजों में बांट देंगे, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सम चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बताइए, बराबर होती हैं कि नहीं, बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज की चारों, आयत का क्या समकोण होता है, अंतःकोण, डॉट 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 लिखा है, अंतःकोण। वर्ग की क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और अंतःकोण समकोण होता है। समलंब चतुर्भुज की सामने की भुजाओं, ठीक है, समलंब चतुर्भुज की सामने की भुजाओं का युग्म समांतर होता है, यही ना है सम्मुख भुजाओं। तो ये हमको भरना है। सम चतुर्भुज हमसे पूछ रहा है, जो सम चतुर्भुज है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, क्या होती हैं, खाली स्थान होती हैं। यहां पर क्या भरेंगे, सम चतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, भाई सम चतुर्भुज यही होता है ना, सम चतुर्भुज हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन सम चतुर्भुज और वर्ग में अंतर क्या है कि वर्ग का अंतःकोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यहां पर क्या भरा जाएगा, चारों भुजाएं क्या होंगी, क्या होंगी, बराबर। अगला है कि आयत के कोण समकोण होते हैं। आयत जो है उस आयत के कोण डॉट 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 समकोण होते हैं। आयत जो है उसका कौन सा कोण समकोण होता है, आयत हम लोगों ने देखा है, आयत ये है, यही है ना, तो इसके कौन से कोण समकोण होते हैं, अंतः कोण, यही है ना, अंतः कोण क्या है, समकोण यानी 90 अंश, यही ना है। वर्ग के बारे में कह रहा है, अब कह रहा है वर्ग के बारे में, वर्ग की, ठीक है, डॉट 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 भुजाएं, इसमें भी कुछ भरना है, और डॉट 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 कोण,
समकोण होता है। यहां पर बताइए क्या भरेंगे। वर्ग की कितनी भुजाएं बराबर लिखा है यहाँ, भुजाएं बराबर। वर्ग की कितनी भुजाएं बराबर होती हैं? चारों भुजाएं, यही ना है? चारों भुजाएं बराबर होती है। और कौन सा कोण समकोण होता है वर्ग में? अंतःकोण। वेरी गुड, अंतःकोण यही होता है वर्ग। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके, नहीं सभी भुजाएं बराबर, ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी भुजाएं बराबर होती हैं। प्लस अंतःकोण भी क्या होता है? समकोण होता है। ये है। अगला है समलंब चतुर्भुज के बारे में कह रहा है। समलंब चतुर्भुज लिखा है कि, और खाली स्थान भरना है भुजाओं का एक युग्म, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज जो है, समलंब चतुर्भुज में याद करिए यही था ना, तो इसमें चारों भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, इसके ठीक सामने की भुजा समांतर होती है। यानी कौन सी भुजा होती है? सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म। इसके सम्मुख ये भी भुजा है, लेकिन जोड़ा तो दो ठो है। उन दोनों जोड़ों में से कौन सा जोड़ा समांतर होता है? एक जोड़ा एक होता है। ये इसके समांतर है, लेकिन ये इसके समांतर नहीं है। तो समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। ये जोड़ा इसके समांतर है, लेकिन ये जोड़ा इसके समांतर नहीं है। दोनों जोड़ा समांतर नहीं होगा, केवल एक जोड़ा। ठीक है। तो ये चतुर्भुज के बारे में जो भी था, समांतर चतुर्भुज के बारे में, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में। ठीक है। और पतंग के बारे में नहीं जिक्र किया। चाहे तो एक प्रश्न हम लोग यहां भी बना सकते हैं ना, कि पतंग की डॉट भुजाएं बराबर होती हैं, कर सकते हैं ना। तो पतंग में क्या होता है? कौन भुजाएं बराबर होती हैं? संगत भुजाएं, यही होती है ना। संगत, इसकी संगत ये भुजा, इसकी संगत ये भुजा। संगत भुजाओं का युग्म दोनों बराबर होते हैं। इसकी संगत ये और इसकी संगत ये। ठीक है। चलिए।